हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि सेट थ्योरी क्या होता है, यानी कि समुच्चय सिद्धांत क्या है। इसमें यह पहला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे पहले नंबर पे कि सेट थ्योरी क्या होता है। इसके हम डिफिनीशन को समझेंगे। इसमें हम किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं एक साथ, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि किसी भी सेट को हम किन दो विधियों से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शांति पूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जिन चीजों को हम समझाएंगे उन सभी चीजों को नोट करते रहिए। देखो, सेट यानी कि समुच्चय क्या होता है, इससे पहले यह कैसे खोजा गया इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। हम कुछ बेसिक बातों पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हमें पढ़ना लिखना तो रहेगा ही। तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब को गिरते हुए देखे थे, जिससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज कर दिया था। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था? जॉर्ज, ध्यान से देखो, जॉर्ज कैंटर। ठीक है, जॉर्ज कैंटर, ये इनका नाम था। जॉर्ज कैंटर जब त्रिकोणमितीय फलन को सॉल्व कर रहे थे, यानी कि त्रिकोणमितीय श्रेणी के क्वेश्चनों का जब सॉल्व कर रहे थे, तो वो समुच्चय से वाकिफ हुए कि समुच्चय क्या होता है, और वहीं से ही उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। उसी को हम कहते हैं समुच्चय सिद्धांत। यानी कि समुच्चय सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज कैंटर ने की थी। तो अब ये चीज हमने समझ ली, बेसिक चीजें जो थी हमें समझनी थी वो समझ चुके हैं। इसका उपयोग कहीं नहीं आता, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी था क्योंकि ये सभी चीजें कॉमन नॉलेज है। अब देखो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि समुच्चय क्या होता है। देखो, समुच्चय जो होता है ना, यह वस्तुओं का सुपरिभाषित यानी कि परिभाषित संग्रह होता है। तो कैसे परिभाषित संग्रह है, इसके बारे में समझना जरूरी है। तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं, हम रोज मैच देखते हैं, क्रिकेट होते हैं तो टीवी पे हम देखते ही हैं। तो देखो, जैसा कि एक मान लेते हैं एक संग्रह है, ठीक है, जो टीम होता है उसमें 11 लोगों का संग्रह होता है। तो उसमें होते हैं, चलो हम एक एक करके लिखते हैं। एक है रोहित शर्मा, ठीक है, दूसरे हैं शिखर धवन, तीसरे हैं विराट कोहली, ठीक है, और चौथे हैं केएल राहुल मान लेते हैं, और पांचवे हैं ऋषभ पंत, और छठे हैं मान लेते हैं चहल हैं, और सातवें रविंद्र जडेजा हैं, और आठवें भुवनेश्वर को मान लेते हैं, और नौवें बुमराह को मान लेते हैं, और 10वें नंबर पे हम मान लेते हैं, चलो हार्दिक पांड्या को भी ले लेते हैं टीम में, और 11वें नंबर पे चलो मान लेते हैं हम कुणाल पांड्या भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 11 लोगों का एक टीम बनता है। ध्यान से समझो, बात को ध्यान से समझो कि समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से समझो। 11 लोगों का एक टीम बना, ठीक है, तो उस टीम में 11 लोगों का संग्रह हो चुका है। क्या हो चुका है? 11 लोगों का संग्रह हो चुका है, यानी कि उन सभी 11 लोगों को एक साथ हमने बैठा दिया कि अब आप जाइए और मैच खेलिए। तो इस प्रकार के संग्रह में हम देखेंगे कि यह एक परिभाषित संग्रह है, यानी कि यह एक डिफाइंड संग्रह है, एक डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी संग्रह पर हम बात किए कि संग्रह यानी कि कलेक्शन क्या होता है। वस्तुओं को हम एक साथ रख दिए तो इसको हम कहेंगे कि यह एक संग्रह है, यानी कि कलेक्शन है। अब हम बात करते हैं कि यह सुपरिभाषित कैसे होगा। तो देखो, सुपरिभाषित कहने के लिए हम ये बात करेंगे कि
हमारे पास जो कैप्टन है, मान लेते हैं विराट कोहली ही जो यहाँ इस टाइम के लिए कैप्टन है, वो इस संग्रह में है या नहीं है, ये चीजें हमें देखनी है। तो हम यह देखकर बता सकते हैं कि हमारे जो 11 खिलाड़ी हैं उसमें विराट कोहली भी हैं। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि विराट कोहली इस संग्रह में परिभाषित है, यानी कि डिफाइंड है। ऐसे ही आप अगर हम मान लेते हैं, चलो बुमराह को ले लेते हैं, तो बुमराह भी इस टीम में अगर हम देखा जाए तो है, इस टीम में है। इसलिए इस टीम को हम कह सकते हैं कि यह एक परिभाषित टीम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समुच्चय का डिफिनीशन मिला कि जब वस्तुओं का संग्रह होगा, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होगा, सुपरिभाषित संग्रह को ही, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय, यानी कि समुच्चय यानी कि सेट। ठीक है, अब फिर से सुन लो, सेट कहते हैं। अब ध्यान से सुन लो फिर से। जब भी हम किसी भी वस्तुओं को एक साथ रख देते हैं और उसमें हम यह देखकर बता सकते हैं कि उसमें वह वस्तु है या नहीं है, तो इस प्रकार के ही कलेक्शन को यानी कि संग्रह को ही हम कहेंगे कि वह एक समुच्चय है, यानी कि सेट है। जैसे कि ये तो हमारा हो चुका बेसिक चीज है, बेसिक लेवल से लेकर हमने बताया कि किसको हम कहते हैं समुच्चय। अब देखो, हम समुच्चय हर रोज इसके बारे में हर रोज बात करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि समुच्चय क्या होता है। लेकिन हम हर रोज इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लो डिनर सेट ही देख लो, टी सेट ही देख लो, ये सभी चीजें एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलो 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ले लेते हैं, संख्याओं का संग्रह। अब देखो, 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि आएगा हमारे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि हमें 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं को लेना था। तो हमने देखा कि हम 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं जब ले रहे हैं तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी चीजें आ रही हैं। अब हम यह इस संग्रह में हम यह चीजें देख सकते हैं कि 9 इस संग्रह में है, 6 इस संग्रह में है, 3 इस कलेक्शन में है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि 10 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह एक सेट यानी कि समुच्चय होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित कलेक्शन को ही, यानी कि डिफाइंड कलेक्शन को ही हम कहेंगे समुच्चय यानी कि सेट। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं वॉवेल्स के कलेक्शन को ले लेते हैं। तो वॉवेल्स का कलेक्शन को अगर हम लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं A-E-I-O-U, ये हो गया वॉवेल्स के कलेक्शन। और इसको भी हम देख कर कह सकते हैं कि इसमें हर एलिमेंट डिफाइन है, इस सेट में हमारे पास बिलोंग करेंगे, इसलिए इस संग्रह को ही हम कहेंगे सेट है। बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपने आगे की चीजों को बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो अब और कुछ बातों पर बात करते हैं। देखो, समुच्चय के हमने डिफिनीशन के बारे में देख लिया, यानी कि डिफिनीशन ऑफ सेट के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में। देखो, कोई भी सेट होता है जब, चलो थोड़ा बेसिक बातों पर ही पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। यह सभी चीजें जो बेसिक हैं, यानी कि यह जो आप लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बेसिक है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप सबके लिए यह बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि समझोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो देखो,
जैसे कि हमने सेट के बारे में बताया कि सेट क्या होता है, तो सेट के जो कलेक्शन होते हैं ना, जैसे जो वस्तुओं का कलेक्शन है, जैसे हमने ये लिया है कलेक्शन, चलो इस कलेक्शन पर ही हम बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये नंबर्स का कलेक्शन है। अब इसको जब हम सेट कह रहे हैं तो इसको हम ऐसे मझले ब्रैकेट में, यानी कि मझले ब्रैकेट में जब हम इन एलिमेंट्स को रख देंगे तो इसको हम कहेंगे कि यह एक सेट बन चुका है। जब तक हम मझले ब्रैकेट में नहीं रख रहे हैं नंबर्स के कलेक्शन को, तब तक हम इसको सेट नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही हम मझले ब्रैकेट में रखेंगे यह एक सेट बन चुका है, ठीक है। और इसके बारे में ध्यान से समझो, जब हम किसी भी एलिमेंट को एक मझले ब्रैकेट में रख देते हैं तो इसको हमें कुछ रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके रिप्रेजेंट के लिए हम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर को हमेशा यूज करते हैं। जैसे कि A इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक सेट बन चुका है। A से रिप्रेजेंट करेंगे, B से रिप्रेजेंट करेंगे, C से, D से, डॉट 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 करके हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बात को ध्यान से सुनना, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम किसी भी सेट को डिनोट करते हैं। जैसे A इज इक्वल टू दिस, ऐसे ही हम यह लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू AEIOU, यह भी एक सेट बन चुका है और सेट को हम मझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। और देखो, ये हो चुका एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इन सभी चीजों को नोट करते रहो। अब दूसरे इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं। जो एलिमेंट्स है ना, यहां पर जैसे ये एलिमेंट्स हैं, ये जो इतने एलिमेंट्स हैं यहां पर इस सेट में, इन एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। जो अल्फाबेट्स हैं इनको हम स्मॉल लेटर में, जैसे ABCD, ये सभी चीजें डॉट डॉट करके Z तक ही ABCDE डॉट 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 करके Z तक एलिमेंट को, किसी भी सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी अवयव होंगे, उन सभी को हम स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे। और जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। इस बात पर हमेशा ध्यान रखना। और एक बात समझ लो, जो अंदर लिखे हुए नंबर्स हैं, ठीक है, अभी इसको नंबर्स कहेंगे। जो अंदर लिखे हुए नंबर्स हैं, इनको एक संग्रह किया गया। इस संग्रह को हमने मझले ब्रैकेट से लिखा और इसको एक नाम दे दिया, और इसके एलिमेंट, इस संग्रह में जितने नंबर्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया यह भी बता दिया। अब ध्यान से सुन लो, जितने भी इस दोनों मझले ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर्स लिखे हुए हैं, इन सभी नंबर को हम कहेंगे अवयव या सदस्य, यानी कि मेंबर या एलिमेंट हम कहते हैं। तो यह बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हम यह चीज यूज कर रहे हैं कि एक जो है इस सेट ए का एक सदस्य है, तो यह समझ लेना कि इस सेट के अंदर एक जो यह वन एलिमेंट है वह इस सेट के अंदर ही आएगा। बात क्लियर हो गई? अब ध्यान से आगे चलो। अगर अब यह चीज हमने बताया कि एक जो है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो वन है उसको हम लिखेंगे कि A बिलोंग्स टू A, और इसको हम पढ़ेंगे कि एक जो है एक सदस्य है A का, यानी कि वन इज एलिमेंट ऑफ A, ठीक है। और इस चीज को क्या पढ़ेंगे इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। यह भी बात क्लियर हो गई। तो एप्सिलॉन बात समझ में आ गया, किस चीज का सदस्य है यह भी बात समझ में आ गई। अब दूसरे चीजों पर बात करते हैं। अगर जैसे कि यहां पर 10 इस सेट में नहीं है, नंबर 10 इस सेट में नहीं है, तो हम लिखेंगे कि 10 जो है वह इस सेट में बिलोंग नहीं करता है, और उसके लिए एप्सिलॉन को बनाते हुए ऐसे काट देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि
10 सदस्य नहीं है ए का। बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से हमें बहुत ही जरूरी चीजों पर हमने बहुत ही अच्छे से बात कर ली। किन किन चीजों पर बात की है पहले ध्यान से सुन लो। हमने बात किया कि समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में हमने एक बहुत ही ज्यादा बेसिक एग्जांपल उठाया और उसके बारे में हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताया कि वस्तुओं के ही सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। दूसरी बात हमने क्या बताई कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने ले लिए और इसके एग्जाम्पल्स लेने के बाद हमने बताया कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको किसके अंदर लिखते हैं और किसी भी सेट को हम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ही हमेशा डिनोट करते हैं और उसके अंदर जितने भी नंबर्स लिखे रहेंगे उन सभी को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और जो नंबर्स लिखे रहते हैं वो उस सेट के सदस्य होते हैं यानी कि एलिमेंट होते हैं। और जब एलिमेंट होता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और अगर एलिमेंट नहीं है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सभी बातों पर हमने बात कर लिया। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर। जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी सेट को यानी कि समुच्चय को हम किस विधियों से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हमें बहुत जरूरी बात करनी होगी। तो इसके लिए दो विधि है, तो चलो एक एक करके हम सभी चीजों को बात करते हैं के बारे में। तो इसके लिए दो विधियां हैं। पहले विधि को हम कहते हैं रोस्टर मेथड, यानी कि इसको एक और नाम देते हैं, हिंदी में कहते हैं सारणीबद्ध रूप। ठीक है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, इसको और भी नामों से जानते हैं लेकिन यही नाम अभी प्रचलित है। और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, निर्माण रूप। अब इसके बारे में ध्यान से समझो। ये दो मेथड हैं। पहला होता है रोस्टर विधि या रोस्टर रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। अब देखो एक एक करके सभी चीजों पर बात करेंगे। इसमें हम एग्जाम्पल्स लेंगे और उसी से ही समझ जाएंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कुछ लिखवाने वाले नहीं है, इसमें एग्जाम्पल्स लेंगे और आप लोग समझ जाएंगे। देखो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप जो है, इसमें ध्यान से समझना। इसमें जो एलिमेंट होते हैं, चलो हम मान लेते हैं कोई सेट है तो सेट को हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर चलो हम मान लेते हैं ए कोई सेट है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। ए कोई सेट है तो इसमें रोस्टर पहले वाले मेथड में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के संग्रह को यानी कि कलेक्शन को हम पहले क्या करते हैं, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर की बात कि रोस्टर विधि में हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट को हम एक मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे हम मान लेते हैं यही सेट हमने उठाया है, तो इसमें हर एक एलिमेंट को लिखते हुए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमने लिख दिया और इनके बीच में हम एक कामा का उपयोग करेंगे। ठीक है, और इसी ही विधि को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, रोस्टर मेथड। यानी कि जो आपके पास वस्तुओं का संग्रह है उसी को ही हम कामा लगाते हुए एक मझले ब्रैकेट के अंदर अगर हम रख दें तो उसी सेट को हम कह देंगे कि यह एक रोस्टर मेथड के रूप में हमने इस सेट को लिखा है। जैसे कि एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, चलो यहीं से देख लो, यह भी एक रोस्टर मेथड में है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट को कामा लगाते हुए एक मझले ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर और देखें तो और कहीं हमने नहीं एग्जांपल यूज किया, लेकिन और भी एग्जांपल्स हम बना सकते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम बनाते हैं, तो दूसरा एग्जांपल चलो मान लेते हैं बी कोई सेट है जिसमें क्या लिखे दे हम, चलो एक दूसरा एग्जांपल हम बनाते हैं। चलो विषम प्राकृतिक संख्याओं को ले लेते हैं। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम लें तो 1 3 5
डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि विषम प्राकृतिक संख्याएं बहुत सारी हैं और उन सभी को हम एक सेट में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम उनको डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये आगे चलती ही रहेंगी। अगर कोई भी संख्या है जो विषम है तो उस नंबर को इस सेट में हम ला सकते हैं और इनके बीच हम कामा यूज करेंगे। बस यही बन गया हमारे पास। क्या बन गया? यह एक रोस्टर मेथड से हमने किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर दिया और इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, यहां पर लिख दीजिए विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याओं का संग्रह है। अब देखो, ये हो गया कि रोस्टर मेथड क्या होता है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नोट करिए। क्या नोट करना है कि रोस्टर मेथड में क्रम कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। यानी कि ए सेट को ऐसे जब हमने लिखा है तो इसमें लिख लो क्रम, यानी कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब इसमें जैसे कि अब यह क्या बोले हैं इसके बारे में भी समझ लो। जैसे सेट ए को ऐसे लिखा है हमने, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 9 5 1 2 7 6 8 1 2 3 लिख सकते हैं। और कितने बचे? 1 2 3 4 बचा है, 4 5 6 7 8 9। इसमें यही कहने का मतलब था कि आपके लिए क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है। आप केवल बस यह देखिए कि उसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसको बस ध्यान रखिए। इसमें हमें जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही लिखें, हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये बात हो गई रोस्टर मेथड में। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पर, जिसको हमने क्या बताया, समुच्चय निर्माण विधि। तो इसमें हम गुण को लिखते हैं। यहां पर नोट करो, क्या नोट करना है कि इसमें हम गुण लिखते हैं, गुण धर्म लिखते हैं। यानी कि इसमें हम क्वालिटी लिखते हैं, क्वालिटी की जो हमने वस्तुओं का संग्रह लिया है उसमें क्या क्वालिटी है इसके बारे में हम लिखते हैं। तो क्वालिटी लिखेंगे तो उसके लिए चलो हम मान लेते हैं, देखो ध्यान से देखना, यह सेट है। ठीक है, यह किस का सेट है? यह वॉवेल्स का सेट है, यानी कि स्वर, अल्फाबेट के स्वर का सेट है। तो इसको हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक मझला ब्रैकेट लीजिए, इसमें क्या करिए, इसमें लिखिए कि X सच दैट X एक स्वर है। ठीक है, स्वर है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा इनकम्प्लीट सेंटेंस बना है, ये काट दो। यहां लिखो Z इज इक्वल टू मझले ब्रैकेट में X इज सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, एक स्वर है, लिखो एक स्वर है। अब यहाँ पर पूरा सेंस बन रहा है। अब आप यह देखकर लिख सकते हैं कि देखो, ध्यान से समझो, बात को ध्यान से समझो, बस 2 मिनट की और बात है, ध्यान से समझ लो। देखो, किसी भी सेट के हम गुणधर्म को लिखेंगे, दूसरे वाले मेथड में हम किसी भी सेट के क्वालिटी को लिखेंगे। यानी कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट का सेट है तो इसमें लिखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं वह कैसे इस सेट में बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चलो ध्यान से देखो, इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। इसी को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देख लो। A इज इक्वल टू X सच दैट X 10 से कम प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि X सच दैट X विषम संख्याओं का संग्रह है। यानी कि तो हम लिख सकते हैं कि यह इन दोनों का मतलब एक ही निकलता है। जैसे ये जो सेट है यह भी यही बात बोल रहा है, लेकिन इसको हम
थोड़ा क्लियरली लिखने के लिए ऐसे यूज करते हैं, इसको एक एक शब्दों में लिखने के लिए ऐसे यूज करते हैं। अगर कोई भी सेट बहुत बड़ा लिखा हुआ है तो उसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे यूज करते हैं। अगर कोई सेट छोटा लिखा हुआ है उसको हमें समझना है तो ऐसे लिखते हैं। जैसे कि अब हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास सेट है कि यह विषम संख्याओं का संग्रह है, ठीक है। तो अब 1 3 5 7 9 11 13 15 19 17 21 ऐसे लिखते हुए चलेंगे, हम लिखते हुए चले। लेकिन हमें यह पता है कि हमें एक जगह रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं रोकना चाहेगा। एक जगह हमें लगेगा कि भाई यहीं रोकते हैं और आगे डॉट डॉट कर देते हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज को इस तरीके से लिखना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं कि x एक विषम संख्याओं का संग्रह है। बात क्लियर हो गई। तो इसीलिए इसका यूज करते हैं जब हम बड़े किसी सेट को लिखते हैं, और जब किसी छोटे सेट को लिखते हैं तो इसका यूज करते हैं। अब एक बात और समझ लो ध्यान से, बस लास्ट का पॉइंट है। अगर हम किसी भी सेट में किसी भी नंबर को 2 बार रिपीट नहीं करते, जैसे कि मान लेते हैं एक हमारे पास स्कूल लिखा है या CHOOL, ठीक है, ये एक स्कूल वर्ड लिखा है, तो इसको हम मान लेते हैं V सेट नाम दिया, और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे SCHOL, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आया होगा कि सर यहाँ पर तो O 2 बार लिखा है, लेकिन आप लिखे केवल 1 बार है। तो यही बात हम समझाना चाहते हैं कि अगर किसी भी कलेक्शन में 2 बार एक ही संख्या यूज हुआ है तो उसको हम केवल एक ही बार लिखेंगे, उसको 2 बार नहीं लिखेंगे। बात क्लियर हो गई। तो आई होप यह वीडियो आप सबको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आया हो। तो अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, यानी कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।